नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक ऐसी खबर जिसको लेकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, बीते कुछ समय से या कहें कि एक लंबी अवधि हो गई है जब आपको शायद याद हो कि नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए हों या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कोई संबोधन दिया हो। आपको पिछला उनका संबोधन शायद याद नहीं होगा, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला और बोला तो खूब बोला और करीब 40-45 मिनट तक उन्होंने बोला। जी हां, कहां बोला, क्या बोला, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, जेडीयू के तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे, उस कार्यक्रम में एक खौफ का माहौल भी देखने को मिला। किसका खौफ, किस बात का खौफ, वो भी बताएंगे। और साथ ही बताएंगे कि क्या जेडीयू में अंतर्कलह कहीं ना कहीं नजर आई है, कोई गुटबाजी चुनाव से पहले खतरे का संकेत लेकर आई है। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक बयान अपने दर्शकों को आशुतोष सुना देते हैं। जेडीयू के प्रमुख नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। ये तो ऐसा कुछ नहीं है, ये महासचिव बनने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब के नौटंकीबाजी से जनता वाकिफ है, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अभी भी तो वो सेंटर ऑफ क्या कहेंगे अट्रैक्शन तो बने हुए हैं। देखिए, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो ड्राइंग रूम में बने हुए हैं। जनता के बीच में कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, सेंटर ऑफ डिस्ट्रैक्शन है वो। अच्छा, एक और प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और दावा किया जा रहा है कि ज़्यादा सीट वो हासिल कर लेंगे। क्या स्थितियाँ दिखती हैं? देखिए, प्रशांत किशोर रणनीतिकार तो हैं ही, अपना काम कर रहे हैं, प्रजातंत्र है, सब अपना पार्टी बना के आए। लेकिन एनडीए को सोचने का वक्त है ये, क्योंकि जहां तक मैं जनता से मिला हूं तो ज़्यादा सेंधमारी 80% देखा जाए तो हमारे वोट में उनके करने की कोशिश है। तो हम लोग को उनको काउंटर करना चाहिए। उसी हिसाब से हम लोग अपनी रणनीति बनाए ताकि हमारा वोट बर्बाद नहीं हो, वोट हमारा छिन भिन नहीं हो, अब वोट में सेंधमारी नहीं हो सके। इस हिसाब से हमें रणनीति बनाने की जरूरत है। चलिए, अब आपको हमने जो सवाल उठाया था कि जेडीयू की इतनी महत्वपूर्ण बैठक में क्या कोई खौफ का साया है, आशुतोष से जानते हैं। जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, क्या वो जेडीयू के लिए खतरे का संकेत है? आशुतोष, क्या? नहीं, बिल्कुल हैरानी हुई कि जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही थी और एक विधायक निकलते हैं और ये कहते हैं कि पीके की स्ट्रैटेजी से संभलने की ज़रूरत है और वक्त रहते संभलने की ज़रूरत है। जी हाँ, डॉक्टर संजीव की हम बात कर रहे हैं, एमएलए हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर की जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी से समय रहते हम लोगों को संभलने, यानी एनडीए को संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो वोट काटेंगे वो एनडीए का वोट होगा, ये उनका दावा है। और स्वाभाविक तौर पर प्रशांत किशोर की अपनी रणनीति है, अपने हिसाब से वो चल रहे हैं। हालांकि ये पर्टिकुलर नहीं कहा जा सकता है कि किसके फेवर में वो जाएंगे, किसके अगेंस्ट में काम करेंगे, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन जेडीयू के विधायकों के बीच में ये एक खौफ है। अगर एमएलए संजीव बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके इलाके में भी कुछ परिस्थितियां वैसी दिख रही होंगी, उनका भी फॉरवर्ड वोट बैंक कट रहा होगा और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि आप समय रहते आप संभलिए। यानी सिर्फ ये एमएलए संजीव की बात नहीं है, ये जितने भी विधायक हैं वो ये आकलन करने में जुटे हैं कि अगर वो जहाँ से खड़े हैं, अगर प्रशांत किशोर ने उसी कम्युनिटी से अगर उम्मीदवार खड़ा कर दिया कोई दूसरा उम्मीदवार, तो वो उनका वोट काट कर ले जाएगा। तो ये चेतने की बात कही जा रही है और मुझे लगता है कि स्टेट लीडरशिप के सामने जो विधायक हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी होगी या रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में कई मीटिंगें होनी है और एनडीए की भी मीटिंग होनी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि विधायक, जेडीयू के विधायक चिंतित ज़रूर हैं कि वोट कट गया भैया, अगर कोई हमारे ही लेवल का कोई उतार दिया किसी प्रशांत किशोर ने तो वोट कट जाएगा और उसका नुकसान जो है वो एनडीए को हो जाएगा और उसका नुकसान जो है उनको भी उठाना पड़ सकता है। यानी कि जब टारगेट 210 प्लस का रखते हैं, इतना बड़ा टारगेट, तो छोटी छोटी चुनौतियां भी पहाड़ समान दिखने लगती है और शायद विधायकों को ये प्रशांत किशोर के पार्टी लॉन्च होने के बाद वो संभावना दिख रही है। नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 220 का टारगेट रख रहे हैं, वो आपका टारगेट है, उससे दूसरे दल को कोई मतलब नहीं लेना देना है। आप टारगेट रख रहे हैं आप महागठबंधन को लेकर,
लेकिन आपने तीसरे एलिमेंट को छोड़ दिया, और वो तीसरा एलिमेंट है कि अगर किसी बागी को टिकट दे दिया, अगर 5 से 10 हज़ार वोट कट गए तो फिर क्या होगा। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, नीतीश कुमार को नुकसान कहाँ हुआ था। 30 सीटें लगभग ऐसी थी जो 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे वोट कटे थे, जो चिराग पासवान के कैंडिडेट ने काट लिए थे और नीतीश कुमार को नुकसान हो गया था। तो इस बार हो सकता है चिराग पासवान ना हो, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर तो है, और ये संभलना होगा। और यही वजह है कि विधायक जी ने कैलकुलेशन कर लिया है कि संभलिए, समय रहते संभलिए, और कैसे उसका काट आप निकालेंगे ये भी ढूंढिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए, आपने सवर्ण वोट बैंक की बात की कि विधायक इस वोट बैंक को लेकर विशेष रूप से चिंतित हैं, तो संगठन में सवर्ण वोट बैंक को लेकर भी एक अजीब सा खिंचाव का माहौल था। बीते दिनों कुछ बयान भी आया, और जो जानकारी मिल रही है कि ललन सिंह आज की बैठक में नहीं थे, तो क्या ये कोई संकेत है? ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कुछ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहानी कहती है। ललन सिंह नहीं थे, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्या वजह थी। ये लोग बता रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि कोई विभाग का, मंत्रालय का कोई मीटिंग था या उसकी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन बाकी सांसद तो मौजूद थे। सब चीज़ यहाँ पर ये कहा गया था कि आपको मौजूद रहना है तो रहना है। इससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम ले जाएंगे। इससे पहले जब ललन सिंह का जो स्टेटमेंट आया था वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल को लेकर के, उसके बाद हंगामा मच गया था, और पर्टिकुलर ललन सिंह को बुला करके बैठाया गया पार्टी ऑफिस में, और अल्पसंख्यक नेताओं को बुला करके उनके सामने रखा गया कि आप बताइए कि आपने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट के पीछे क्या है, क्या रणनीति है, आप सफाई भी दीजिए। और चूंकि जेपीसी बनी हुई है, तो उन लोगों की बातों को, जो अल्पसंख्यक नेता हैं उनकी बातों को आप सुने और जेपीसी के सामने प्रस्तुत करें। तो ये इन तमाम चीज़ों को लेकर के ललन सिंह काफ़ी सुर्खियों में रहे। इसके अलावा सबसे हैरान करने वाली बात है कि ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, और आप देखते होंगे कि केंद्रीय मंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। जब आप सड़क पर निकलते हैं तो आपके साथ प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, आपके साथ गाड़ियों का काफिला होता है, सुरक्षा गार्ड होते हैं, सुरक्षा के लिए पायलट भी होते हैं, गार्ड भी होते हैं, स्कॉट गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन ललन सिंह जब पटना में घूमते हैं ना, तो ऐसा लगता नहीं है कि किसी मंत्री, केंद्रीय मंत्री की गाड़ी जा रही है। ना तो उनके साथ कोई बॉडीगार्ड होता है, वो अकेला निकलते हैं, ना ही स्कॉट गाड़ी होती है। और जब से वो मंत्री बने हैं तब से कुछ इस तरह का बदलाव दिख रहा है। मतलब बदलाव क्या, पहली बार वो मंत्री बने तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो तामझाम होना चाहिए ना भाई, पता कैसे चलेगा, कम से कम स्कॉट गाड़ी तो होनी चाहिए। तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या वाकई जो मंत्रालय उन्हें मिला है उस मंत्रालय से वो खुश नहीं है। ये चर्चा हो रही है, ये कोई हम लोग मुहर नहीं लगा रहे हैं। ये जो सियासी गलियारे में चर्चा होती है, समाज में चर्चा होती है, जो लोग देखते हैं, उन चीज़ों के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ललन सिंह जब निकलते हैं अपनी गाड़ी से, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि भारत सरकार का कोई मंत्री कहीं जा रहा हो, क्योंकि ना तो उनके पास कोई सुरक्षा गार्ड होता है और ना ही स्कॉट होता है। वो ऐसे ही निकलते हैं, ऐसे ही घूमते हैं। तो आकलन लगाए जा सकते हैं। तो ये ललन सिंह नहीं थे आज, इस बात को लेकर के चर्चाएं बहुत हो रही थी। एमएलए संजीव से बात भी हो रही थी, उनका कहना था कि ललन सिंह को लोग खोज रहे थे, रहना चाहिए था, चर्चा हो रही थी। इसका मतलब है कि अंदर चर्चा हो रही होगी, तब तो वो बोल रहे थे कि लोग खोज रहे थे। तो देखते हैं आखिर आगे क्या एक्टिविटीज़ उनकी रहती है ललन सिंह की, उससे कुछ अंदाजा लग पाएगा कि ये जो या वाकई नाराजगी है या फिर परिस्थिति बस नहीं पहुंच पाए। जिस चर्चा की आप बात कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक और चर्चा ललन सिंह से जुड़ी अक्सर हुआ करती है कि वो एक प्रभावशाली गुट का जेडीयू में ही नेतृत्व करते हैं। तो इस गुटबाजी की बात भी हमने शुरू में की थी, तो क्या इसको लेकर भी इस बैठक में कुछ बातें हुई है, कुछ सामने देखने को मिला है आशुतोष? नहीं, गुटबाजी चूंकि इस सेंस में बोलेंगे कि इस बैठक के अंदर कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ बाहर हुआ। और ये एक बयान के ज़रिए हुआ। जो एमएलए संजीव हैं उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, और मंत्री अशोक चौधरी को लेकर के, मंत्री अशोक चौधरी ने जब एक जाति विशेष को लेकर के टिप्पणी की थी, जहानाबाद में काफ़ी हंगामा हुआ था, उस बात को लेकर के एमएलए संजीव बोल रहे हैं कि पार्टी कमज़ोर होगी, क्योंकि जिस समाज का वो जिक्र कर रहा है उस समाज ने एनडीए को वोट किया है, और अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो उससे नुकसान होगा पार्टी का। इसके अलावा पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उनको तो प्रमोट कर दिया गया, वो राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। तो उन्होंने आपत्ति दर्ज की, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हो गया है तो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो अपना प्रभाव समाज में या वोटरों के बीच में नहीं रखते हैं, बस 4-5 लोगों के बीच में रखते हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अशोक चौधरी को लेकर के कहीं ना कहीं, चूंकि ये माना जाता है कि एमएलए संजीव जो हैं वो भूमियार समाज जो बोलते हैं, उसके जो 6-7 विधायक हैं उस ग्रुप के हैं, और ये सब ललन सिंह से जुड़े हुए हैं। ये भी माना जाता है कि ललन सिंह से अटैच रहते हैं और ये चर्चा होती है। लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट उनका आया, चूँकि आपको याद होगा कि एक बार अशोक चौधरी को लेकर के भी ललन सिंह ने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। शेखपुरा का मामला था, वो बार बार मना करते थे कि आप वहाँ मत जाइए, आप दूसरे ज़िले के प्रभारी मंत्री हैं, बार बार शेखपुरा का दौरा मत कीजिए। तो ये सब पुरानी बातें हो गई। लेकिन सवाल ये है कि बातें पुरानी हो गई, लेकिन क्या राख अभी भी, वो जो चिंगारी है राख के अंदर दबी हुई है? कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो आज जो स्टेटमेंट जेडीयू के विधायक आया, उससे लगा कि नहीं, अभी भी अशोक चौधरी की कार्यशैली को लेकर के जो फॉरवर्ड विधायक हैं, खासतौर से भूमियार समाज के जो विधायक हैं, उनके अंदर नाराज़गी है, रोष है। अब वो नाराज़गी और रोष को नीतीश कुमार कैसे शांत करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, उसको देखना दिलचस्प होगा। चलिए, जब नीतीश कुमार की बात आ ही गई तो अपने दर्शकों को बता दें कि नीतीश कुमार कैसे मैनेज करेंगे। ये आप भी अगर सोच रहे हैं तो बता दें कि नीतीश कुमार ने आज बहुत ही दिनों बाद सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब संगठन के कार्यक्रम में उन्होंने खूब बोला और 40-45 मिनट तक बोला। तो क्या नीतीश कुमार ने बोला है वो एक बार जान लेते हैं। आशुतोष, नीतीश कुमार ने पिछली बार सार्वजनिक रूप से या मीडिया से मुखातिब कब हुए थे, अब ठीक से लोगों को याद भी नहीं होगा, और आप बता रहे हैं कि आज पौन घंटे तक वो बोलते रह गए। ये क्या है? नहीं, 45 मिनट तक नीतीश कुमार ने संबोधित किया अपने नेताओं को। और मुझे पिछला मीटिंग जो याद है, वो क्षेत्रीय चक्षु संस्थान खोल रहा था, जेपी नड्डा आए थे, वहाँ पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से संबोधन किया था। उसके बाद से पब्लिक मीटिंग नीतीश कुमार की नहीं हुई। नीतीश कुमार जाते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, जो उनको देखना होता है, निरीक्षण करते हैं, लेकिन ना तो मीडिया से बात होती है, ना ही पब्लिक मीटिंग में भाषण होता है, कहीं नहीं होता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला था, क्योंकि नीतीश कुमार के हर उद्घाटन पर एक छोटा सा सभा ज़रूर होती थी, एक छोटी सी सभा होती थी कहीं भी, लेकिन वो अभी तक देखने को नहीं मिली थी। इसलिए बहुत उम्मीदें थी इस मीटिंग को लेकर के, क्योंकि पार्टी के सभी नेता जो थे वो मौजूद थे इस मीटिंग में, और नीतीश कुमार क्या बोलेंगे इस बात को लेकर के भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। 45 मिनट तक नीतीश कुमार ने अपना भाषण दिया और उसी अंदाज में भाषण दिया, और उन्होंने साफ तौर पर अपने भाषण में कहा कि जो कंस्ट्रक्टिव बातें हैं, हम लोग निगेटिव बातें नहीं करेंगे, जो सकारात्मक बातें हैं उन बातों को लेकर हम लोग चलेंगे। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव अंदाज में नीतीश कुमार दिखे, और ये जेडीयू के लिए बेहतर संकेत हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे कयास हो रहे थे। तो ऐसे में जेडीयू के नेताओं के लिए ये ज़रूरी था कि वो सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को सुने कि जो चर्चाएं हो रही हैं क्या उसमें दम है, या फिर नीतीश कुमार उनके वही नीतीश कुमार हैं जो पहले नीतीश कुमार थे, और आज भी नीतीश कुमार वही हैं। और आने वाला जो 5 साल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एनडीए के लिए, क्योंकि सारी विकास की पटकथा अगर सरकार बनती है, क्योंकि संजय झा ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 5 सालों में अगर एनडीए की सरकार चाहेगी तो बिहार टॉप लेवल पर पहुंचेगा, देश के अग्रणी राज्य में शामिल हो जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो साफ है, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि नीतीश कुमार की धार कुंद नहीं हुई है, जैसी चर्चा विरोधी अक्सर किया करते थे। अब भी उनमें वही धार है, वही रफ्तार और वही अंदाज है, और उसी रफ्तार, उसी अंदाज और उसी धार के साथ आने वाले 25 के चुनाव में वो एनडीए का नेतृत्व करते दिखेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और इन बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात हमारे साथ साझा करें। जेडीयू में गुटबाजी की संभावना पर हमने बात की, उस पर भी, और साथ ही प्रशांत किशोर ने जो खतरे की घंटी बजा दी है दूसरे दलों के लिए, उस पर बैठक में जो चर्चा हुई वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितना फर्क प्रशांत किशोर डाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन भी दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।